Hello friends. After dealing with the reflection of light, I think you people must be satisfied in getting the knowledge. जितना भी knowledge मिला है, जितना भी concise knowledge मिला है, that is more than sufficient for you at this stage. Now, let us deal with refraction of light. Refraction of light. So, सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है जो हमको समझने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ऑफ लाइट. ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए होता क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है. क्या कारण है, नहीं है, हाँ है, कैसे होता है, किधर डेविएट होता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. क्यों मैंने बोला है, क्यों और कैसे, ये दोनों का नॉलेज हर समय आपको होना ही चाहिए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलना ही चाहिए. और हम लोग यहां देखेंगे, फील कर लेंगे कि हाँ ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं. हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ही ऐसा करते हैं जैसा लाइट रे काम करता है. सो व्हाट वी सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेट अस राइट. व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, it deviates from its original path. The phenomenon of deviation of light from its original path when it travels from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बात सीधी सीधी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही रे ट्रेवल करता है ये अपना ओरिजिनल जो उसका पाथ होता है उससे डेविएट कर जाता है. आइदर इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस चीज का सिद्धांत है. कहां कैसे होगा, क्यों होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी. अगर इसको पिक्चर से हम लोग समझते हैं क्या रहेगा. Let us suppose if we take a glass slab, this is normal. A ray of light is incident here and it will go like this. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ये ray of light यहां आना चाहिए. Since the glass slab is present, so glass ये इधर डेविएट हो गया. फाइन. नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा इसको आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा इसको आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. This is suppose air. This is glass.
जैसे ही आपका रेरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वो भी बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको रेरर बोलते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी कोई लाइट रे आता है, इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी का ठीक अपोजिट लेते हैं। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कुछ जाता है, कोई भी रे ऑफ लाइट जाता है, इट डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसी डेविएशन ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना। सबसे बड़ी बात यह है, अगर रिफ्रैक्शन ठीक ठीक समझ में आता है तो देयर मस्ट बी द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal lie in the same plane. दूसरा है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. इस चीज को सुधार देना। कैन आई प्रोसीड? यस, यू कैन गो। हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहली बात, ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई। मैंने बताया तुम लोगों को कि जो भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो नॉर्मल से ही करेंगे। यू कैन सी फ्रॉम द नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, फ्रॉम द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये यहां आएगा एंड अगेन इट विल मूव इन दिस, एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। ये मान लेते हैं एयर है और ये ग्लास है। एक चीज सदा ध्यान रखिएगा कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होता है उस मीडियम को हम लोग 1 कहते हैं, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होता है उस मीडियम को हम लोग 2 बोलते हैं। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव sin I by sin R is equal to constant. What is this constant? This constant is nothing but the ratio of the refractive index, or we can write sin I by sin R is equal to mu 2 by mu 1. इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे अब
यह बताने की जरूरत है म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। म्यू1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स medium in which incident ray is present। इस चीज को सदा ध्यान रखने का। जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है वो 2 है, जिसमें इंसिडेंट रे है वो 1। इस चीज का अगर ध्यान रखते हैं तो इन द प्रेजेंट केस कैन आई प्रोसीड? In the present case, sin I by sin R is equal to mu by 1. Mu, refractive index of glass slab 1 index of air. So it is mu. So generally we say sin I by sin R is equal to mu. बच्चों देखो, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, लिखने के लिए अच्छा है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में इससे दिक्कत हो जाएगी आपकी, क्योंकि हमको यह पता नहीं है कि इंसिडेंट रे आपका एयर में है कि इंसिडेंट रे ग्लास में है। अगर हमको यहां पे निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट अस जनरलाइज द थिंग। हम लोग लिखेंगे sin I by sin R is equal to mu2 by mu1। इस तरह से ना लिख के यदि हम लोग करें mu1 sin I is equal to mu2 sin R। देखिए लॉ वही है, लेकिन इसको अगर आप यूज करेंगे कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए mu1 हम लोग उसी का ले रहे हैं जिसमें इंसिडेंट रे ले रहे हैं, इंसिडेंट एंगल ले रहे हैं। mu2 हम लोग उसी का ले रहे हैं जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल ले रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहे हैं। तो एक मीडियम को एक बार में कंसीडर करके मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मीडियम को दूसरी बार में कंसीडर करेंगे, और वी कैन राइट mu sin I इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इस तरह से काम करते हैं तो हमारा काम हो जाना है। म्यू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां भी हो, म्यू साइन आर वो कांस्टेंट हो जाएगा। फाइन, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है तुम लोग को? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया होगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे मन में भी उठ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता नहीं चला तो फिर मजा नहीं आता है। क्या करना है? यू कैन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
mu is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. इसे समझिए, कहने का मतलब है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. When c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium, in that medium. तो यहां से जो म्यू निकलेगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम आएगा. इसी का ध्यान रखिए. यहां से हम लोग, कोई दिक्कत यहां पर? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ व्हाट इज v? v इज इक्वल टू सी बाई म्यू. अब देखिए, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू कहने का मतलब है, और म्यू का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर बात ये होती है तो हमको लगता है किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम ही हो जाएगा. जो वैक्यूम में है, वैक्यूम हैज गॉट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. इससे ज्यादा वेलोसिटी और इससे ज्यादा स्पीड हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं. दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. वी कैन नॉट अचीव मोर देन द स्पीड ऑफ सी. वी कैन नॉट. तो जो भी लाइट आएगा, जिस भी मीडियम में लाइट आएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा. कम होगा तो कितना होगा ये डिपेंड करता है. यहां यू कैन v इज इक्वल टू c बाय म्यू. म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मींस v इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c. ये बात ठीक ठीक समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? इफ देयर इज नो दिक्कत, वी कैन प्रूव लाइक नाउ. अब मुझे देखना है ये अपने पाथ से जो बेंड करता है, तो बेंड किधर करता है और क्यों करता है. एकदम दिमाग से इस वर्ड क्यों का जवाब हर समय आपको मिलना ही चाहिए. कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, यहीं पे आप हैंड रेज करो और यहीं पे यू विल गेट द आंसर. हमारा कहना यह है, जब भी किसी मीडियम में जाते हैं, वी हैव द जनरल इक्वेशन V is equal to L lambda. N is the frequency. N equal to 1 by T. कहने का मतलब है V by lambda equal to N, which always remains constant. Okay. किसी भी मीडियम में आपका v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2 होता है. ये चीज सदा ध्यान रखिएगा. v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2 होता है. v1 is the speed of light in that medium divided by wavelength of light in that medium. v2 speed of light in another medium divided by speed of light, wavelength of light in another medium. दोनों का रेशियो हर समय बराबर होगा. That is equal to the frequency. Frequency is given by 1 by t. T is the time period of the wave. टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में एक वेव अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. ना अब हमको ये बताइए, छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मींस
v by lambda equal to n equal to constant. Frequency always remains constant. This should be kept in mind. Frequency कभी चेंज नहीं होता है. कहने का मतलब है the ratio of v and lambda remains constant in any medium. वो चेंज नहीं होगा चाहे किसी भी मीडियम में जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है. उसी के अनुसार आपका स्पीड, उसी के अनुसार आपका वेवलेंथ दोनों चेंज करता है. अकॉर्डिंगली टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अकॉर्डिंगली इट चेंजेस इटसेल्फ. अब हमको ये बताइए, आप स्कूल से घर जाते हैं, अगर टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, तो क्या करेंगे आप? यू विल टेक अ जनरल पाथ. पहली बात तो ये है. दूसरे दिन आप स्कूल से घर आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं या किसी और व्हीकल से आ रहे हैं जो आपका ह्यूमन राइड करके आ रहे हैं. कहने का मतलब है साइकिल से आ रहे हैं. अगर साइकिल से आ रहे हैं, टाइम पीरियड फिक्स है, आप क्या करेंगे? आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया है. माइंड द वर्ड. जैसे ही आप साइकिल से आ रहे हैं घर स्कूल से, आपका स्पीड इंक्रीज हो गया है. अगर स्पीड इंक्रीज हो गया है और टाइम फिक्स है, आप क्या करेंगे? यू विल टेक द लॉन्गर पाथ. लंबा रास्ता चलेंगे तब वहां उसी टाइम पे पहुंचेंगे. दूसरी बात है, अगर आपका स्पीड कम हो गया है, टाइम पीरियड फिक्स है, यू विल टेक द शॉर्टर पाथ. गली से निकलेंगे, छोटा छोटा रास्ता शॉर्टकट लेके चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच पाए. ये कॉमन सेंस की बात है, ये हम लोग हर समय कर रहे हैं. वही चीज, यही काम यहां पे करते हैं. अब देखो, मैं ये दिखाना चाहता हूं, जैसे ही हम लोग एयर से ग्लास में आते हैं, ये एयर, ये ग्लास. एयर से जैसे ही ग्लास में आते हैं, इसका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन टाइम रिमेन्स द फिक्स बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज फिक्स. 1/t इज फिक्स, t इज फिक्स्ड. अगर इसका टाइम फिक्स है, एयर से ग्लास में आ रहे हैं, तो इसका स्पीड कम हो गया है. v is equal to c by mu. mu is always greater than 1. इसका जैसे ही स्पीड कम हो गया, क्या करेगा? ये करेगा क्या? आप ही सोच के बताओ. What it will do? It will do nothing but take the shorter path. Take the shorter path to cross this. Shorter path में आपका यदि ये इस रास्ते से जाता है, इसको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा. So it has taken the shorter path accordingly to keep the ratio v by lambda is equal to constant. So it has deviated towards the normal. अब देखिए, उसी तरीका से जब ये ग्लास से एयर में आता है, ग्लास से एयर में आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से उसका स्पीड बढ़ गया. स्पीड बढ़ गया, टाइम कांस्टेंट है, टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. अगर स्पीड बढ़ गया, इट विल टेक द लॉन्गर पाथ. लॉन्गर पाथ का मतलब डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस चीज को खुद से तो फील कीजिए. इसको फील करने की बात है और कुछ नहीं. अब इसको हम लोग साइंटिफिकली लिखेंगे. केस 1, when the ray of light travels from rarer to denser medium, it deviates
towards the normal. Means angle R is less than angle I. Case 2, when the ray of light travels from denser to rarer medium, it deviates away from the normal. कहने का मतलब है एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I. इस चीज को बच्चा सदा ध्यान रखिएगा. रीजन आपको बता दिए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टू कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट द रेशियो ऑफ स्पीड एट द वेवलेंथ रिमेंस द सेम. ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है. यही केस, यहां का केस देख लीजिए. यहां एयर है, रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो देखिए डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, R इज लेस देन I. यू कैन सी. यही देखिए डेंसर से जब रेयर में आ रहा है तो you can see R is greater than I. This will become the incident. This will become the refracted away from the normal. अगर ये नहीं होता तो ये सीधा ऐसे आता. ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है.